कभी सोचा है कि अगर एक छोटी सी टैबलेट किसी गलत पेशेंट को दे दी जाए तो वही टैबलेट लाइफ और डेथ का फैसला कर सकती है। इसलिए नर्सिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल माना जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। आज के इस वीडियो में हम इसे नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम और क्लिनिकल दोनों के लिए डिटेल में समझेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग या मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन नर्सिंग फाउंडेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हमेशा एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है, जो जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग और नॉर्थ सिलेबस में इंक्लूड होता है। आज के इस वीडियो में बिल्कुल इजी लैंग्वेज विद हिंदी एक्सप्लेनेशन रखा है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। पेशेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग पेशेंट की दवा को सेफली, करेक्टली और सिस्टमैटिकली पेशेंट को देना। ठीक है, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का यही मतलब होता है कि डॉक्टर के ऑर्डर को फॉलो करते हुए पेशेंट की दवा को सेफ्टी तरीके से, करेक्ट तरीके से और सिस्टमैटिक तरीके से पेशेंट को प्रोवाइड करना। ये काम सिर्फ इंजेक्शन या टैबलेट देने तक लिमिटेड नहीं होता है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो दवा के बारे में पूरी नॉलेज पेशेंट को प्रोवाइड करना, डोज का कैलकुलेशन करना, रूट का सिलेक्शन करना, पेशेंट को एक्सप्लेन करना और दवा के बाद ऑब्जर्वेशन भी करना। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इंक्लूड होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स में। इसलिए मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को नर्सिंग की लीगल, एथिकल और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी माना जाता है। तो चलिए वो आगे देखते हैं। पर्पस ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, क्या क्या पर्पस होते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के। तो सबसे पहला है डायग्नोसिस करना। ठीक है, टू आइडेंटिफाई और कंफर्म डिजीज़, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं और डिजीज़ को कंफर्म करते हैं और प्रॉपर एक डायग्नोसिस प्रोवाइड करते हैं, डायग्नोसिस देते हैं। ट्रीटमेंट करना, मैनेज करना किसी भी डिजीज़ को। ठीक है, आइडेंटिफाई और कंफर्म करना डिजीज़ को, डिजीज़ का ट्रीटमेंट करना। ठीक है, क्योर टू एलिमिनेट द डिजीज़, मतलब कि कंट्रोल करना, क्योर करना, डिजीज़ को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देना, हटा देना, प्रिवेंट करना। अगला है प्रिवेंशन, वैक्सीन्स के थ्रू जो प्रिवेंशन प्रोवाइड की जाती है ना, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना। ठीक है, रिकवरी प्रोसेस को फास्ट करना, सिम्टोमेटिक रिलीफ जैसे पेन, फीवर, इन सारी चीज़ों से रिलीफ प्रोवाइड करना। हेल्थ मेंटेनेंस करना, इंसुलिन और थायरॉक्सिन के थ्रू हेल्थ को भी मेंटेन करके रखना, कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करना। इससे नर्स को ये पता होना चाहिए कि कौन सी दवा क्यों दी जा रही है और इसका क्या एक्सपेक्टेड इफेक्ट होगा पेशेंट के अंदर। अब आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में। तो नंबर फर्स्ट है फॉलो द राइट्स, फॉलो द 10 राइट्स। ठीक है, जो 10 राइट्स होते हैं उन्हें फॉलो करना। तो नर्स को हमेशा 10 राइट्स जो होते हैं वो फॉलो करने चाहिए, जैसे कि राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट रीज़न, राइट असेसमेंट, राइट एजुकेशन एंड राइट इवैल्यूएशन। ये जो 10 राइट्स होते हैं ना, इनको फॉलो करना चाहिए। अगला है यूज़ एसेप्टिक टेक्निक्स। तो इंजेक्शन देने या ड्रेसिंग के टाइम नर्स को एसेप्टिक टेक्निक को मेंटेन करके रखना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, जैसे कि प्रॉपर हैंड वॉशिंग होना चाहिए, ग्लव्स पहनना, स्टेराइल जो भी इक्विपमेंट वो यूज़ कर रही है अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर, तो उन सारी चीज़ों को भी स्टेराइल यूज़ करना। तो ये जो एसेप्टिक टेक्निक है ना, इसको मेंटेन करके रखना, यूज़ करना। अगला है वेरीफाइड डॉक्टर्स ऑर्डर। तो वेरीफाइड डॉक्टर्स ऑर्डर मतलब कि नर्स को दवा देने से पहले डॉक्टर के ऑर्डर्स को ध्यान से पढ़ना चाहिए, फाइल को अच्छे से पढ़नी चाहिए कि क्या क्या, कौन सी दवा किस सीक्वेंस में लिखी है, कितना डोज लिखा है, कौन सा रूट में यूज़ करना है, ये और टाइम भी पूरी कंफर्म होनी चाहिए। तो जो डॉक्टर्स के ऑर्डर है ना, वो पूरा वेरीफाई करके ही जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करना चाहिए पेशेंट को। अगला है एसेस द पेशेंट वाइटल्स एंड एलर्जीज। तो मतलब कि नर्स को मेडिकेशन प्रोवाइड करने से पहले डॉक्टर्स के ऑर्डर को ध्यान से पढ़ने के साथ साथ दवा देने से पहले नर्स को पेशेंट का वाइटल्स चेक करना चाहिए, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, टेम्परेचर है ना, पल्स। तो मतलब ये सारी चीज़ें जितने भी वाइटल्स हैं वो सारे उसको एसेस करना चाहिए। और एलर्जी की हिस्ट्री भी उससे पूछनी चाहिए कि कोई प्रीवियस एलर्जी तो नहीं है, हिस्ट्री उसकी पूछनी चाहिए किसी चीज़ से उसको एलर्जी हो अगर। तो अगर मान लो पेशेंट कंप्लेन करता है कि हाँ मुझे एलर्जी है इस चीज़ से, तो फ़ौरन हमें डॉक्टर्स के पास क्या करना चाहिए, डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अगला है करेक्ट कैलकुलेशन। तो नर्स को मतलब मेडिकेशन प्रोवाइड करने से पहले जो जो मेडिकेशन उसे वो प्रोवाइड करने जा रही है,
जो भी दवा उसे प्रोवाइड करने जा रही है तो उसका सही डोज सही तरीके से कैलकुलेट करते आना चाहिए, क्योंकि ओवरडोज होने से पेशेंट को क्या हो सकती है, पॉइजनिंग हो सकती है ना। और ड्रग्स का जो बॉडी पे इफेक्ट है ना, तो वो उतना प्रॉपर होगा भी नहीं, तो इस चीज़ का भी उसे प्रॉपर कैलकुलेशन जो होती है वो ड्रग्स की आनी चाहिए। अगला है प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट, तो मतलब कि प्रॉपर पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, नर्स को पता होना चाहिए कि वो कौन से पेशेंट के किस नाम के पेशेंट को दवा प्रोवाइड करने जा रही है, और तो और पेशेंट का नाम और बेड नंबर, इन सारी चीज़ों से उसे कंफर्म करना है कि हाँ यही राइट पेशेंट है हमारा और इसे ही हमें ये दवाई प्रोवाइड करनी है। अगला है ऑब्जर्व फॉर थेरेपी एंड रिएक्शन, तो मतलब कि यही है कि कोई भी हम अगर पेशेंट को दवा प्रोवाइड करने जा रहे हैं, लगाने जा रहे हैं, तो उसका इफेक्ट और जो भी रिएक्शन है तो उसे ऑब्जर्व करना चाहिए, है ना। क्या क्या इसके रिएक्शन निकल के आ रहा है पेशेंट में, कहीं कोई मतलब साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी हमें ऑब्जर्व करनी है दवा प्रोवाइड करने के बाद। अगला है एजुकेट द पेशेंट, तो पेशेंट को मतलब मेडिकेशन के बारे में समझाना और उसे एजुकेट करना कि हम ये दवा क्यों लगा रहे हैं, तो ऐसा करके हमें पेशेंट को एजुकेट भी करना है। अगला है डॉक्यूमेंट प्रॉपरली, तो मतलब हर दवा को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना चाहिए, जो भी हम उसे दवा प्रोवाइड कर रहे हैं वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन रेडी होना चाहिए। अगला है नेवर गिव एक्सपायर्ड एंड अनक्लियर ड्रग्स, तो मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम पेशेंट को एक्सपायर्ड ड्रग नहीं दे सकते और देना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी पे कितने हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो एक्सपायर्ड या अनक्लियर ड्रग कभी नहीं देनी चाहिए। पहले हमें 1000 बार उसे पढ़ लेना चाहिए, चाहे कितना कुछ जल्दी हो आपको, पर आपको जल्दीबाजी में मेडिकेशन नहीं करना है। आपको 1000 बार चाहे देखना पड़े, तो आपको 1000 बार उस डेट को एक्सपायरी डेट को चेक करके ही मेडिकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। जिस मेडिकेशन के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो उसके बारे में भी अपने सीनियर्स, डॉक्टर्स, इन सारी चीज़ सबसे कंसल्ट करके ही वो मेडिकेशन उनको हमें प्रोवाइड करना है। अनक्लियर ड्रग्स भी पेशेंट को कभी नहीं देना चाहिए। तो अब देखते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी, क्या होता है बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स का समझना हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। नंबर फर्स्ट होता है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, व्हेन नॉट टू गिव, जब हमें नहीं देना है, ठीक है, जो चीज़ हमें नहीं देनी है पेशेंट को वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन वर्ड में आती है। व्हेन नॉट टू गिव, हमें जो चीज़ नहीं देनी है, जब नहीं देनी है, तो वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है, ठीक है। अगला है टॉक्सिक इफेक्ट्स। टॉक्सिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो पॉइजनिंग ड्यू टू ओवरडोज, मैंने पीछे ही बताया अभी आपको कि ज़्यादा ओवरडोज होने से जो पॉइजनिंग हो सकती है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट, ठीक है। ओवरडोज से जो पॉइजनिंग हमें सिम्टम्स दिखता है पेशेंट को, उसे हम क्या कहेंगे, टॉक्सिक इफेक्ट कहेंगे। अगला है ड्रग मेडिकेशन। ड्रग मेडिकेशन क्या होता है, तो किसी भी बीमारी या किसी भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए दी जाने वाली दवा को हम क्या कहते हैं, ड्रग्स या मेडिकेशन कहते हैं, ठीक है। अगला है फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी क्या होता है, तो स्टडी ऑफ ड्रग्स। स्टडी ऑफ ड्रग्स को फार्मेकोलॉजी कहते हैं। अगला है इंडिकेशन, वाई ड्रग इज गिवन, हमें ये मतलब कि हम ये ड्रग्स क्यों दे रहे हैं, इस चीज़ को इंडिकेशन कहते हैं, ठीक है। और क्यों नहीं दे रहे हैं उस चीज़ को कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोलॉजी पढ़ा, स्टडी ऑफ ड्रग्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स होता है व्हाट बॉडी डज टू ड्रग्स। बॉडी मतलब ड्रग्स के साथ क्या कर रही है, मतलब क्या रिएक्ट कर रही है, ठीक है, कैसा रिएक्ट हो रहा है, ठीक है। व्हाट बॉडी डज टू ड्रग्स, ठीक है, बॉडी कैसा रिएक्ट कर रही है ड्रग्स के साथ, तो उसे हम फार्मेकोकाइनेटिक्स कहते हैं। फार्मेकोडायनेमिक्स मतलब कि फार्मेकोडायनेमिक्स व्हाट ड्रग डज टू बॉडी, तो इसमें ड्रग्स बॉडी के साथ क्या कर रहा है, कैसा रिएक्ट कर रहा है, तो वो चीज़ फार्मेकोडायनेमिक्स होता है। देन आते हैं डोज, तो डोज मतलब अमाउंट, ठीक है। डोज का मतलब अमाउंट होता है, कितनी मात्रा होती है वो, और डोजेज मतलब अमाउंट प्लस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कितनी बार दवा मतलब दी जाएगी, तो ये चीज़ फ्रीक्वेंसी में आता है। तो डोजेज में दोनों इंक्लूड होता है, अमाउंट के साथ साथ फ्रीक्वेंसी की, मतलब कितनी बार देना चाहिए। अगला थेरेपेटिक इफेक्ट मतलब डिजायर्ड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। साइड इफेक्ट मतलब माइल्ड अनवांटेड इफेक्ट्स, ठीक है, अनवांटेड इफेक्ट्स को साइड इफेक्ट्स कहते हैं। अगला एडवर्स इफेक्ट मतलब सीरियस हार्मफुल जो रिएक्शन दिखता है ना बॉडी में, तो उसे कहते हैं एडवर्स इफेक्ट। तो ये टर्मिनोलॉजी होती हैं जो यूज़ की जाती हैं, ठीक है, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में। अब आगे देखते हैं ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स क्या होता है, कितने क्लासिफिकेशंस होते हैं ड्रग्स के, तो ये देखते हैं हम। आसान लैंग्वेज में बिल्कुल मैंने बताया है।
तो हम देखते हैं सबसे पहले एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स। तो मतलब ड्रग्स को उनके काम के उनके मतलब कि कैसा वो रिएक्ट कर रही हैं, किस चीज़ के लिए कर रही हैं, काम कर रही हैं, तो उसके हिसाब से क्लासीफाई किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट है एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक्स, मतलब कि पेन और फीवर के लिए, ठीक है। अगला है एंटीबायोटिक्स एंड एंटी माइक्रोबियल, मतलब कि इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए। अगला है एंटी हाइपरटेंसिव्स, मतलब बीपी कंट्रोल के लिए। डायरेटिक्स मतलब कि रिमूव एक्सेस फ्लूइड्स, ठीक है। तो बॉडी से एक्स्ट्रा जो भी फ्लूइड है, वाटर है, उसे निकालने के लिए डायरेटिक्स यूज़ किए जाते हैं। अगला है कार्डियक ड्रग्स, हार्ट फंक्शन रेगुलेशन के लिए कार्डियक ड्रग्स प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। अगला है हार्मोन्स एंड एंडोक्राइन ड्रग्स। तो हार्मोनल्स जो भी ड्रग्स होती हैं, तो जैसे कि डायबिटीज़ और थायराइड के लिए जो भी ड्रग्स यूज़ होती हैं वो आती हैं हार्मोन्स एंड एंडोक्राइन्स ड्रग्स में। अगला है रेस्पिरेटरी ड्रग्स। तो रेस्पिरेटरी ड्रग्स मतलब अस्थमा और सीओपीडी के लिए, ठीक है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जो होता है सीओपीडी, उसके लिए यूज़ की जाती हैं। अगला गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग्स। तो मतलब कि एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन के लिए जो भी यूज़ होते हैं, लैक्सेटिव्स और एंटाएसिड्स, तो ये होते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग्स। अगला है विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए जो प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उन्हें हम विटामिन्स एंड मिनरल्स के अंदर आता है। अगला है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। तो स्लीप एंड एंजाइटी कंट्रोल के लिए जो भी ड्रग्स प्रोवाइड की जाती हैं वो आती हैं सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स में। तो ये हो गए हमारे क्लासिफिकेशन, ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। एग्जाम में कभी कभी सिर्फ ब्रॉड क्लासिफिकेशन ही पूछ लेता है, फार्मेकोलॉजी फार्मा के एग्जाम में भी पूछ लेता है कभी कभी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कौन से रूट्स यूज़ किए जाते हैं ड्रग एडमिनिस्टर करने के लिए, ड्रग इंजेक्शन, ट्रीटमेंट्स, मेडिकेशन प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन से रूट्स यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहला है ओरल, ठीक है। तो ओरल मतलब मुंह के थ्रू जो दवा दी जाती है। देन आते हैं सबलिंगुअल एंड बकल। तो जीभ के नीचे या गाल में, मतलब सबलिंगुअल कहते हैं ना कि रख लो जीभ के नीचे रख लो, डिजॉल्व हो जाएगी, तो वही मतलब अपने आप घुल जाने वाली दवाइयाँ, तो वो सबलिंगुअल एंड बकल में, बकल के थ्रू दी जाती हैं जीभ के नीचे या गाल पे, ठीक है। अगला है टॉपिकल। टॉपिकल मतलब स्किन पर लगाने वाली दवाइयाँ, ठीक है, जैसे कि ऑइंटमेंट वगैरह दे देते हैं ना, वही। आगे है इनहेलेशन। तो सांस के थ्रू इनहेल करने वाली दवाइयाँ जो होती हैं वो इनहेलेशन के थ्रू दी जाती हैं। देन आते हैं रेक्टल एंड वजाइनल। तो रेक्टल एंड वजाइनल भी दी जाती हैं। देन आते हैं पेरेंट्रल, ठीक है, स्पेशल रूट्स जैसे इंट्राथीकल, आईओ, एपिड्यूरल। तो पेरेंट्रल इंजेक्शन, ठीक है, जैसे कि इंट्राडर्मल हो गया, सबक्यूटेनियस, आईएम, इंट्रामस्कुलर आईवी, है ना। तो ये हो गए पेरेंट्रल इंजेक्शन, ठीक है। तो स्पेशल रूट्स में ये सारे हो गए। तो रूट्स अगर गलत हो जाए तो ड्रग्स का जो इफेक्ट होता है ना, वो भी गलत हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए रूट्स बहुत, हमें जब हम मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी पेशेंट को, तो रूट्स हमें क्लियर होना चाहिए कि कौन सी दवा हमें कैसी देनी है, ठीक है। अगर हम गलत रूट से कोई भी दवा दे देंगे, जैसे सारी दवाइयों का अलग अलग रूट होता है, तो अगर हमने गलत रूट इस्तेमाल कर लिया, दवा प्रोवाइड कर दी, तो जो ड्रग का इफेक्ट है वो भी गलत हो सकता है। तो इसलिए रूट हमें क्लियर होना चाहिए। अब आगे देखते हैं 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने पहले ही बताया था कि नर्सेस को 10 राइट्स फॉलो करने चाहिए, तो यही वो 10 राइट्स हैं जो नर्स फॉलो करती है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। तो कौन कौन से 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, देखते हैं हम कि नर्सिंग में पेशेंट सेफ्टी के लिए 10 राइट्स फॉलो करती है ना, और करना ज़रूरी होता है। तो मतलब इसमें है कि राइट पेशेंट होना चाहिए, ठीक है, राइट ड्रग होना चाहिए, राइट डोज होना चाहिए, राइट रूट होना चाहिए, राइट टाइम, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट रीज़न, राइट असेसमेंट, राइट एजुकेशन, राइट इवैल्यूएशन। ये 10 राइट नर्सिंग प्रैक्टिस की फाउंडेशन होते हैं। इन्हीं से पूरा मेडिकेशन, पूरा ट्रीटमेंट इंक्लूड होता है और कंटिन्यू होता है, ठीक है, और इसे हर नर्स को फॉलो करना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एक्शन, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं। तो दवा का इफेक्ट कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि एज हो गया, बॉडी वेट हो गया, ठीक है, सेक्स हो गया, जेनेटिक्स, डिजीज़ कंडीशन, रूट और टाइम, साइकोलॉजिकल कंडीशन हो गई, साइकोलॉजिकल स्टेट, इन्वायरमेंट, ठीक है,
टॉलरेंस, इसलिए सेम दवा हर पेशेंट पर सेम तरह का इफ़ेक्ट नहीं करती है, क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं ना वो अफेक्ट करते हैं ड्रग एक्शन को। तो इसलिए जो सेम दवा हर पेशेंट पे सेम इफ़ेक्ट नहीं करती, अलग अलग रिएक्ट करती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्टोरेज एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रग्स। क्या होता है ये स्टोरेज एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रग्स? तो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, प्रॉपर जो मेडिकेशन होता है ना, आप देखते होंगे कि वार्ड्स में इंचार्ज बनाए जाते हैं, वो ड्रग्स वगैरह अपना सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि कैसे क्या स्टोर कहाँ रखा है, कितना रखा है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। तो दवा जो भी मेडिसिन है ना, वो कूल और ड्राई प्लेस में रखी जानी चाहिए। ओरिजिनल जो भी कंटेनर्स है वो ओरिजिनल कंटेनर में होने चाहिए दवाइयाँ। चेक एक्सपायरी डेट रेगुलर चेक होनी चाहिए। इवन जब हम ड्यूटी पीरियड्स पे थे ना, तो हमने भी चेक किया है, सारे जितने भी मेडिकेशन रहते थे ना वो प्रॉपर चेक होने चाहिए, कहीं एक्सपायर्ड तो नहीं है। गलत एक्सपायरी दवा देने से पेशेंट को अच्छा है कि हम पहले से ही चेक करके रखे रहें दवाइयाँ हमारे वार्ड में, हमारे स्टॉक में ऑलरेडी चेक दवाइयाँ अगर रहेंगी ना, एक्सपायर्ड फ्री रहेंगी, मतलब एक्सपायर्ड नहीं रहेंगी, तो ये गलती कभी होगी ही नहीं, क्योंकि हम पहले से ही अवेयर रहेंगे। तो इसलिए जो एक्सपायरी डेट है वो हर मेडिकेशन का रेगुलर चेक होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं फीफो रूल, FIFO, फीफो रूल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं इसे। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल जो होता है वो फॉलो होना चाहिए। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है कि जो दवा पहले स्टोर में अगर हमारे आई है तो उसे पहले यूज़ करना चाहिए, मतलब कि पुरानी बैच की दवा आगे रखी जानी चाहिए और नई बैच की दवा पीछे रखी जानी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि दवा एक्सपायर्ड होने से पहले ही यूज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल यूज़ होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर रिकॉर्ड्स। तो प्रॉपर रिकॉर्ड्स भी मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, वार्ड्स में, हॉस्पिटल्स में। देन आते हैं स्पेशल स्टोरेज में, देखते हैं रेफ्रिजरेटर, इंसुलिन, वैक्सीन्स। तो मतलब कि इंसुलिन और वैक्सीन्स जो हैं वो रेफ्रिजरेटर में 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में रखी जानी चाहिए। देन आते हैं लाइट सेंसिटिव जो ड्रग्स होती हैं वो एम्बर बॉटल में रखे जाने चाहिए। कंट्रोल ड्रग्स लॉक्ड कपबोर्ड में रखे जाने चाहिए। गलत स्टोरेज से ड्रग इनफेक्टिव हो सकती है, तो इसलिए जिस ड्रग का जैसा रूल होता है ना उसे वैसा ही रखना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ। तो नर्सेस क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं नर्सेस की ड्यूरिंग मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करती हैं नर्सेस। तो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान नर्सेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो ध्यान में देना हर नर्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो नंबर फर्स्ट है, पेशेंट की एलर्जी चेक करनी चाहिए। वाइटल एसेस करते रहना चाहिए, जिसमें टेम्परेचर, पल्स, BP है ना, सैचुरेशन, ये सारी चीज़ें चेक करते रहना चाहिए। पेशेंट को ड्रग के बारे में समझाना चाहिए। करेक्ट स्टोरेज होना चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेन ड्रग करना है, पेशेंट को ड्रग्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। डोंट लीव मेडिसिन अनअटेंडेंट, मतलब कि मेडिसिन अनअटेंडेंट नहीं छोड़नी चाहिए। पेशेंट के स्वॉलो करने तक रुकना चाहिए, जब तक पेशेंट हमने जो दवाइयाँ उसे प्रोवाइड करी हैं वो ले ना ले तब तक हमें वहाँ रुकना चाहिए। एडवर्स रिएक्शन का तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए। ये सब पेशेंट सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हर नर्स को प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये होती हैं, ये फॉलो करना रहता है। अब आगे देखते हैं कंक्लूज़न। तो कंक्लूज़न में यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग नर्सिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट और रिस्पॉन्सिबल स्किल है। सही डोज, सही रूट और सही टाइम पर दी गई दवा एक पेशेंट या किसी भी पर्सन की लाइफ बचाने का काम करती है। तो अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हो तो इस टॉपिक को सिर्फ याद मत करो, अपनी लाइफ में फॉलो भी करो और समझो, क्योंकि सेफ़ मेडिसिन ही सेफ़ नर्सिंग है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके छोटे से रिस्पॉन्स से मुझे मोटिवेशन मिलती है आप तक और नर्सिंग कंटेंट लाने की। और कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आपको चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।